नेक्स्ट इट इज एक्सिम बैंक, दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, एक्सिम बैंक है, इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत इसको सेटअप किया गया है ताकि ये इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है उसको फाइनेंस प्रोवाइड कर सके, उसको फैसिलिटेट कर सके, उसको प्रमोट कर सके एंड फर्दर ये एमएसएमईज को भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है इन अ वेरी बिग वे। सो एक्सिम बैंक जो है ये बहुत तरह की फैसिलिटीज, चाहे वो प्री शिपमेंट को लेकर है, पोस्ट शिपमेंट को लेकर है, इन्वेस्टमेंट बाहर इन्वेस्टमेंट को लेकर है, एडवाइजरी सर्विसेज को लेकर है, इंपोर्ट फाइनेंस को लेकर है, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट को किस तरह से डेवलप करना है, एक्सपोर्ट प्रमोशन को लेकर, एक्सपोर्ट मार्केटिंग को लेकर, ये फैसिलिटीज को प्रोवाइड करता है। यानी कि बहुत ज्यादा फैसिलिटीज का एक आप कह लीजिए दायरा है इसका एक्सिम बैंक का, जिसके तहत ये फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करता है। यानी कि एक्सपोर्ट करने से पहले प्रोडक्ट की डेवलपमेंट से लेकर एक्सपोर्ट करने के बाद तक की सभी प्रोडक्ट्स को ये फैसिलिटेट करता है। नेक्स्ट इट इज बीसीएसबीआई, दैट इज बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। सो बीसीएसबीआई जो है इसने एक कोड को फॉर्मुलेट किया है फॉर द बैंक्स कमिटमेंट टू माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस। बैंक्स कमिटमेंट टू माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज, जो ये कोड रहते हैं ना, ये वॉलंटरी कोड रहते हैं, यानी कि ये किसी के ऊपर कोई मैंडेटरी नहीं रहते, लेकिन बैंक्स अपने बीच में कंपटीशन को इंक्रीज करने के लिए एंड मार्केट वाइड बेस्ट स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस को अपनाने के लिए इन कोड्स को वॉलंटरली अपनाते हैं। यानी कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स की रेंज रहती है जो बैंक्स को फॉलो करनी रहती है जब वो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के साथ डील करते हैं, जिन्हें डिफाइन किया गया है एमएसएमईडी एक्ट 2006 में। सो ये एमएससी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एंड एक्सप्लेन करती है कि बैंक किस तरह से डे टू डे ऑपरेशंस के लिए एंड जैसे फाइनेंशियल डिफिकल्टी होती है, यानी कि एमएससी के केस में अगर कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी रही है या फिर डे टू डे ऑपरेशंस जो यहां पर एमएससी को प्रोवाइड करने हैं, तो उसके केस में बैंक किस तरह से उनके साथ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के साथ डील करेंगे। फर्दर ये जो कोड है ये एक वॉलंटरी कोड है एंड ये किसी भी तरह से जो भी रेगुलेटरी या फिर सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की गई हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, उनको रिप्लेस नहीं करता है या फिर उनके ऊपर कोई भी ओवर रीडन इफेक्ट नहीं है। यानी कि जो प्रायोरिटी रहेगी वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस की रहेगी, चाहे कोड में कुछ भी कहा गया हो। एंड फर्दर बैंक्स को जो भी गाइडलाइंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी डायरेक्शंस दी जाती हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, टाइम टू टाइम उनके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। नाउ लेट अस लुक एट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बीसीएसबीआई कोड। तो कोड को डेवलप किया गया था ताकि एक पॉजिटिव ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट क्या रहता है जब हम किसी चीज को बढ़ाना चाहते हैं तो एक फोर्स देते हैं ना, उसी तरह से इस कोड को डेवलप किया गया था ताकि एमएससी सेक्टर को आसानी तरीके से जो बैंकिंग सर्विसेज हैं एफिशिएंट वे में प्रोवाइड हो जाएं, उसके लिए इसे बनाया गया था। सेकंड ऑब्जेक्टिव इज टू, ताकि जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं वो प्रैक्टिस में लेकर आए जा सके जब भी बैंक डील करें माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के साथ। थर्ड वाज इट इज टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जो भी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस जो बैंक के साथ डील कर रही हैं उनको पता हो कि हम कौन सी सर्विसेज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक से। नेक्स्ट इट इज टू इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, अगर आपको कुछ एक चीजें क्लियर होंगी तभी आप बेहतर वे में कम्युनिकेट कर पाएंगे एंड आप बेहतर वे में कम्युनिकेट कर पाएंगे तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि प्रॉपरली किस चीज के बारे में यहां पर क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए या किस चीज के बारे में सर्विसेज चाहिए। नेक्स्ट इट सेज टू इंकरेज मार्केट फोर्सेस थ्रू कंपटीशन टू अचीव हायर ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि जब बैंक्स के बीच में मिनिमम स्टैंडर्ड्स होंगे तो हर एक बैंक जो है वो बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि अगर ए बैंक एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो बी चाहेगा कि मैं उसी रेट में या सेम सर्विसेज से ज्यादा एक सर्विस जो है यहां पर प्रोवाइड करूं, ताकि जो कस्टमर है एमएससी का कस्टमर है, क्योंकि ये क्या है अब एक प्रॉफिटेबल कस्टमर है, ठीक है, बैंक यहां से प्रॉफिट कमा सकता है, तो बैंक यहां पर इसे ज्यादा फैसिलिटीज देने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए लेकिन सबसे पहले मिनिमम स्टैंडर्ड्स को तो सेटअप करना जरूरी है ना, कि मिनिमम इतना स्टैंडर्ड तो हर कोई बैंक फॉलो को करेगा ही करेगा, उसके अलावा इसके ऊपर कोई भी आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सकते हैं। लाइकवाइज अगर लोन एप्लीकेशन की बात करें, अगर लोन एप्लीकेशन को हम कहते हैं कि डिस्पोज करना है, यानी कि 15 डेज में अगर एज्यूम करते हैं डिस्पोज करना है, ठीक है, तो अगर कोई बैंक 7 डेज में डिस्पोज कर रहा है तो कस्टमर उसके पास जाएगा। अगर कोई बैंक
एक दिन में डिस्पोज कर रहा है तो कस्टमर उसको प्रेफर करेगा, ठीक है। सो BCSBI जो कोड है ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स को बताता है कि किस तरह से हम डील करेंगे माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के साथ। नेक्स्ट इट इज टू प्रमोट अ फेयर एंड कोर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन MSE एंड बैंक्स, ताकि एक बेहतर जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है वो यहां पर बन सके माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज के बीच में एंड बैंक के बीच में। एंड फर्दर MSE की जो भी बैंकिंग नीड्स हैं वो समय पर एंड एक क्विक रिस्पॉन्स के साथ यहां पर प्रोवाइड हो सके माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज को। फर्दर इससे जब एक स्टैंडर्ड बन जाएगा सभी बैंक्स का तो जो कॉन्फिडेंस लेवल है बैंकिंग सिस्टम में वो भी इंक्रीज होगा। तो कुछ एक पॉइंट्स हैं जहां पर ब्रांचेस से जो एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि ब्रांचेस एक्सपेक्ट करेंगी, जो ब्रांचेस जो है वो उनके साथ कंप्लाई करेंगी जब वो MSE की प्रपोजल्स को प्रोसेस कर रही हैं, ठीक है, उसके बारे में। उसके रिगार्डिंग जो BCSBI कोड है उनके बारे में देख लेते हैं अभी। सबसे पहली चीज है कि जो बैंक है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एक सिंपल स्टैंडर्डाइज्ड एंड स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जो भी लोन दिए जाने हैं MSEs को उसके लिए अवेल कराएंगे। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो MSEs के लिए अवेल करवाए जाएंगे बैंक्स के द्वारा, पहली चीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, वो सिंपल हो एंड स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में हो। फर्दर जो भी लोन एप्लीकेशन आएंगी दोज शुड बी एक्नॉलेज्ड इन राइटिंग। कहने का मतलब है कि अगर यहां पर XYZ बैंक के पास एक MSE आई है E, ठीक है, तो यहां पर E ने जब लोन के लिए एप्लीकेशन दी तो बैंक इन राइटिंग एक एक्नॉलेजमेंट दे कि उसकी एप्लीकेशन लोन के लिए हमने रिसीव कर ली है। नेक्स्ट इट सेज ऑल द लोन एप्लीकेशंस शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। तो जो भी स्टिपुलेटेड टाइम दिया गया है BCSBI कोड के तहत उस टाइम लिमिट में जो भी लोन एप्लीकेशंस है उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। एंड ये जो टाइम लिमिट स्टार्ट होगी दैट विल बी फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जिस तारीख से आपके पास एप्लीकेशन रिसीव हुई है उस तारीख से डेट और रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन जो है ये स्टार्ट होगी। लेकिन एप्लीकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने सिंपल फॉर्म भर के दे दिया। एप्लीकेशन का मतलब है कि जो भी रिस्पेक्टिव अकम्पेंड उसके साथ चेक लिस्ट थी कि जो जो डाटा आपको चाहिए था, ठीक है, जो जो डॉक्यूमेंट्स वो चाहिए थे वो यहां पर एंटरप्राइज की तरफ से यहां पर प्रोवाइड कर दिए गए। उसके बाद से यानी कि डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन तब से काउंट होती है, ठीक है। तो जहां पर क्रेडिट लिमिट है 5 लाख रुपए तक की, वहां पर जो टाइम लिमिट है जिसके बीच में एप्लीकेशन को डिस्पोज करना है दैट इज 2 वीक्स, विद इन 2 वीक्स। जहां पर जो क्रेडिट लिमिट है दैट इज अबव ₹5 लाख एंड अप टू ₹25 लाख, तो वहां पर विद इन 4 वीक्स इस तरह की एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना है। एंड जहां पर जो क्रेडिट लिमिट एक्सीड करती है 25 लाख से, वहां पर विद इन 8 वीक्स इस एप्लीकेशन को डिस्पोज करना है। फर्दर इस चीज को इंश्योर किया जाना चाहिए कि जहां पर लोन सैंक्शन हो चुका है उनको 2 वर्किंग डेज के बीच में डिसबर्स कर दिया जाए, जब सभी तरह की जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी सैंक्शन डॉक्यूमेंटेशन में उनके साथ कंप्लायंस दे दी जाती है। यानी कि जब डेट ऑफ सैंक्शन अगर मानते हैं हम 6 तारीख है, 6 अगस्त 2019 है, ठीक है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, तो यहां पर जब सारे की सारी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी उनके साथ कंप्लाई कर लिया गया है, उस तारीख से 2 दिन के अंदर अंदर जो लोन है उसे डिसबर्स कर देना चाहिए। तो यहां पर हम लेट कर रहे हैं कि जो डेट ऑफ सैंक्शन है दैट इज 6 अगस्त 2019, लेकिन जो सभी यहां पर कंप्लायंस पूरी की गई दैट वाज 11 अगस्त 2019, ठीक है। तो उसके केस में विद इन 2 डेज फ्रॉम दिस डेट, सैंक्शन डेट से नहीं, जिस तारीख को सैंक्शन की सभी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ कंप्लाई किया गया है उस तारीख से 2 दिन के बीच में जो डिसबर्समेंट है लोन की वो की जानी चाहिए। एंड फर्दर अगर रिजेक्शन की जाती है, अगर एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है तो प्रोसीजर के हिसाब से जो रिजेक्शन है दैट मस्ट बी कन्वेड इन राइटिंग। तो यहां पर राइटिंग में रीजन देते हुए, अगर लिमिट जो है वो 2 लाख से कम है तो रीजन भी बताना है, अदरवाइज आपको यहां पर इन राइटिंग जो है रिजेक्शन को कन्वे करना है विद द रीजंस। इसके अलावा जहां पर सेंट्रली प्रोसेसिंग सेल्स हैं, CPC जहां पर सेटअप किए गए हैं MSMEs के लिए, वहां पर उनकी अपनी ऑपरेशनल गाइडलाइंस होंगी। लाइकवाइज जैसे पूरा का पूरा जो सैंक्शन प्रोसीजर है वो मैक्सिमम 14 डेज के बीच में कंप्लीट किया जाना चाहिए फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, एंड जो डिसबर्समेंट है वो नेक्स्ट 7 डेज में कंप्लीट की जानी चाहिए।
एंड फर्दर जहां पर टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी को स्टडी करना जरूरी है वहां पर जो मैक्सिमम टाइम लिया जा सकता है डेट इज 30 डेज। सो अदरवाइज जो टाइम लिमिट है वो तो क्रेडिट अप टू ₹5 लाख वो कितना है 2 वीक्स का है, अबव ₹5 लाख अप टू ₹25 लाख 4 वीक्स का टाइम है, एंड अबव ₹25 लाख यहां पर जो टाइम पीरियड है डेट इज 8 वीक्स। ठीक है, 8 हफ्तों के बीच बीच में करना है। एंड जो डिसबर्समेंट है वो सैंक्शन की टर्म्स एंड कंडीशंस कंप्लाई के बाद 2 दिनों के बीच में कर देनी चाहिए। लेकिन जहां पर सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेल्स हैं, सीपीसीज हैं एमएसएमईज के लिए, वहां पर उनकी अपनी ऑपरेशनल गाइडलाइंस रहेगी रिगार्डिंग कि जो सैंक्शन प्रोसीजर है मैक्सिमम 14 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। जिस डेट से आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गई उस तारीख के बाद से, एंड जो डिसबर्समेंट है वो नेक्स्ट 7 डेज में कंप्लीट हो जानी चाहिए। एंड फर्दर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जहां पर टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी रिक्वायर्ड है, टीईवी स्टडी रिक्वायर्ड है, उसके केस में जो मैक्सिमम टाइम पीरियड लिया जा सकता है डेट इज